यूपी बोर्ड 2021 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। शनिवार 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच ये परीक्षाएं होंगी। 12 कार्य दिवसों में हाई स्कूल की परीक्षा होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में होगी। कोविड के चलते इस बार छात्रों को प्रोन्नत करने के लिए ये फार्मूला तैयार किया गया है। एक से अधिक विषय में अंक सुधार और रिजल्ट सुधार के लिए आयोजित की जा रही है ये परीक्षा। यूपी बोर्ड के सचिव करण शुक्ला ने परीक्षा के कार्यक्रम की जानकारी दी। रक्षाबंधन पर इस वर्ष भी यूपी बोर्ड रोडवेज की बस सेवा 24 घंटे तक महिलाओं को निःशुल्क सफ़र कराएगी। बहनों के लिए 25 स्पेशल बसें संचालित की जाएंगी। इनमें 5 बसें गांवों के बाज़ारों तक जाएंगी। इस बार रोडवेज की ओर से बहनों को उपहार में मास्क और राखी भी दी जाएगी। पिछले 4 वर्षों से रक्षाबंधन के त्यौहार पर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की सुविधा प्रदान कर रही है। इस साल भी प्रदेश सरकार ने बहनों के लिए बस सेवा को निःशुल्क कर दिया है। इस बार कोरोना को देखते हुए अधिकारियों ने योजना बनाई है कि बहनों को बस में सवार होने से पहले रोडवेज की ओर से उपहार में एक मास्क और राखी दी जाएगी। ARM ने बताया कि निगम की ओर से निर्देश आ गए हैं। बहनों का सफ़र बेहतर हो सके, इसके लिए निगम ने हर संभव प्रयास किया है। कानूनी किताबों के चर्चित लेखक और साइबर क्राइम के कानून के जानकार प्रयागराज के मोहम्मद हसन जैदी की कलम के जादू ने प्रयागराज शहर का नाम बुलंदियों पर ले आया है। मोहम्मद हसन जैदी की नई किताब सोशल मीडिया से साइबर अपराध को पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार 2020-21 के लिए चुना गया है। ये अपराध भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को दिया जाता है। इसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के स्थापना दिवस के अवसर पर 28 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। ख़ास बात यह है कि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह उन्हें ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। संगम न्यूज़ से आज ख़ास मुलाकात में हसन जैदी ने मौजूदा दौर में साइबर क्राइम के बढ़ते ख़तरे और उससे बचने के तरीक़ों को साझा किया है, जिसे हर अभिभावक को जानना ज़रूरी है। देखिए, 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इनैक्ट हुआ और आज 21 साल हो गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बने हुए। हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 65, 66, 66 A, B, C और 67 AB यानी 7 या 8 सेक्शंस पे ही बेस करता है। बट आज के दौर में जब साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है और सोशल मीडिया पे हो रहे क्राइम ने अपना एक इतना बड़ा विकराल रूप ले रखा है, तो हमारे IT एक्ट में के प्रोविज़न्स जो थे वो इन क्राइम्स को डील करने में असक्षम थे और उनमें न तो कोई डायरेक्टली प्रोविज़न था। पुलिस को भी इन ऐसी स्थिति में इंडियन पेनल कोड के प्रोविज़न को ही अप्लाई करना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आज के दौर में सोशल मीडिया से जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं या सांप्रदायिक 2 धर्मों के बीच में अश्लीलता या 2 धर्मों के बीच में इस तरह के सामग्री को शेयर करने से टेंशन हो रहे हैं, तो उन स्थिति में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था जो इसको हैंडल कर सके। उसमें मैंने सोचा कि इनको एक लिटरेचर को रूप दिया जाए। फिर यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, न्यू दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन हिंदी भाषी राज्यों में जहाँ तक हिंदी में जुडिशरी, अभियोजन, पुलिस और तमाम सारे जो इस न्यायिक व्यवस्था, आपराधिक न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग काम करते हैं, उन व्यवस्था से लोगों के पास लिटरेचर न होने की वजह से दिक्कत आ रही थी। तो एक संकल्प लिया गया कि इन ऐसी टेक्नोलॉजी को हिंदी में पुस्तक के रूप में देकर प्रस्तुत की जाए, जिसका परिणाम आपके सबके सामने है। 2013 में हमारे भारत के राष्ट्रपति लेट श्री प्रणब मुखर्जी ने, इसके अलावा 7 से 8 बार भारत की विधि मंत्रालय ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मोतीलाल नेहरू पुरस्कार और अभी इस वर्ष भारत के गृह मंत्रालय ने गोविंद वल्लभ पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसके लिए 28 तारीख को मुझे दिल्ली जाना है। यस, एग्जैक्टली। पारंपरिक विवेचना अब इन साइबर क्राइम में एप्लीकेबल नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे CDR एनालिसिस, IMI एनालिसिस, IPDR एनालिसिस की जानकारी एक IO स्तर तक के पुलिस अधिकारी को होनी अति आवश्यक है। इनकी लगातार
इस फील्ड पे एक्सपर्ट के थ्रू, टेक्नोलीगल एक्सपर्ट, यदि एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो और एक विधि विशेषज्ञ हो, उस दोनों एस्पेक्ट से इनकी ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP इनको और बहुत सारे ट्रेनिंग मैनुअल्स दे रखे हैं, लेकिन इनको ट्रेनिंग के प्रॉपर पुलिस एकेडमी के थ्रू या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू इनको ट्रेनिंग दिलाने की आवश्यकता है, तभी इस तरह के अपराध पे अंकुश लगाया जा सकता है। सम्मिलित हो चुका है ये सब्जेक्ट आरक्षी स्तर से, ऑलरेडी इनके 8 समूह के सिलेबस में इंक्लूडेड है, बट ठीक से उनकी ट्रेनिंग ना हो पाने के कारण उनको इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि साइबर क्राइम्स की विवेचना को किस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहली चीज़ तो मेरे जो सामने आई, कभी भी अपने जो निजी जानकारियाँ और पासवर्ड, पिन या जो भी कुछ भी ऐसी चीज़ है, सिर्फ अपने तक सीमित रखें और किसी पर ट्रस्ट ना करें, चाहे आपका वो कितना भी क्लोज ना हो। दूसरी बात, हमेशा अपने फ़ोन में अगर आप फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया के ऐप यूज़ कर रहे हैं, उनमें आप उनको हमेशा लॉग ऑफ करें। तीसरी एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लगातार जो आपके पास जो फेक कॉल्स आ रही हैं, वो आपके साथ सोशल इंजीनियरिंग के एक अपने फॉर्मूले से आपको एक तरीके से हिप्नोटाइज़ करती हैं, उनके बहकावे में ना आएँ और उनको इस कॉल को लगातार इग्नोर करें, तो इससे बचा जाता है। बहुत सारी ऐसी बेसिक डूज़ एंड डोंट्स हैं, तो एक ये कभी आप चाहें तो मेरी से ले सकते हैं, तो मैं बता दूँगा कि किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। बल्कि सबसे पहली चीज़ यही आई कि अपनी निजी जानकारियाँ, पिन, पासवर्ड जैसी चीज़ शेयर ना करें, और फेसबुक जैसी चीज़ों पे अनजान दोस्तों को जो कि इन्विटेशन एक्सेप्ट ना करें। एक नई बीमारी आई है और जिसका नाम है, मैंने अभी पढ़ा उसका नाम, नोमोफोबिया। उस बीमारी का नाम वो दिस इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, उस एक तरीके की डिसऑर्डर है नोमोफोबिया। बच्चे एक उग्र प्रवृत्ति के हो रहे हैं, उन्हें एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, बच्चे एब्यूजिव हो रहे हैं। ख़ास तौर से इस कोविड काल ने हमारे यहाँ इस चीज़ को एक नया बच्चों में चेंज हुआ है। ऑनलाइन गेम्स ने तो इन बच्चों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया है कि बच्चे यहाँ तक ऑनलाइन गेम्स में कुछ पॉइंट्स के लिए अपने पिता की, अपने मम्मी की या अपने पेरेंट्स की के खातों की डिटेल तक दे रहे हैं। ऐसा मामलों में भी आया है कि हैकर्स कुछ ऐप के थ्रू उन बच्चों के पॉइंट्स के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए एक स्ट्रेंजर के थ्रू उनमें एंट्री करते हैं और उनकी मदद के बहाने घर की लोकेशन लेने के बाद उनसे वो ट्रस्ट जीत कर उनके साथ भी हैकिंग कर रहे हैं। ऐसा मामला भी सामने आ रहा है। इन बच्चों को रोकने के लिए बस यही है कि सबसे पहली चीज़ तो फैमिली को अपने चाहिए कि अपने पिन, पासवर्ड अपने बच्चों से कतई भी शेयर ना करें। कभी उनके साथ ATM कार्ड्स हो गए या उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी, उनसे शेयर ना करें। फिर ज़रूरत पड़ने के बाद किसी साइकाट्रिस्ट के पास बच्चों को ज़रूर ले जाएं, क्योंकि इस दौर में मैंने खुद देखा है बच्चों को। अभी एक इलाहाबाद में एक मामला आया अपराधियों का, जिसमें बालक 18 वर्ष से कम के अपराधी थे। जब उनकी पुलिस ने गहन पूछताछ की तो पता ही चला कि मोबाइल फ़ोन पे गेम ख़रीदने के लिए वो गाड़ियों की चोरी कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ों पे जब बच्चों ने ले रखा है, ख़ास तौर से एक सेक्सटिंग और सेक्सटॉर्शन, इनमें हमारे ये और मॉर्फिंग, ये साइबर पोर्नोग्राफी का एक पार्ट है। इसमें हमारा जो एबव टीनेजर और बिलो टीनेजर इससे ज़्यादा पीड़ित है। और मॉर्फिंग जैसे अपराध ख़ास तौर से महिलाओं के विरुद्ध ही किए जा रहे हैं। इससे पेरेंट्स सबसे पहले ये है कि अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग करने के बाद उनको इस तरह की जानकारी, तो बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता की भी काउंसलिंग होने की ज़रूरत है। उनको जानकारी होने की ज़रूरत है, ख़ुद भी जानकारी लेने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से समझाएं कि भविष्य में इसमें किसी तरह से वो अपराध का शिकार ना हो सके। द कॉज ऑफ दिस इज़ दिस कि एक ब्रेन की एक एक्टिविटी है कि हमारी इन्फॉर्मेशंस को, हमारे सिस्टम्स को
आदान प्रदान किस प्रकार करती है। जब इस सूचनाओं का आदान प्रदान में किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट होता है तो बच्चे इस तरह के अपराध करते हैं। ये सदैव किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में, परिवार हिंसा के होने के कारण या किसी भी ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण जो उनके साथ हो रहा होता है, उसके इन्फ्लुएंस में उसके ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं जिस वजह से बच्चे हो रहे हैं, या फैमिली रीजनिंग भी है। इसीलिए कोविड पीरियड में चीज़ें बढ़ने जी इसीलिए जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट का प्रावधान किया गया है। सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट इसीलिए कराई जाती है, जिसकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करनी होती है किशोर न्याय बोर्ड को, जुवेनाइल कोर्ट को, कि उस बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, और इसीलिए मैं एक चीज़ बताऊंगा कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जैसे आप सुनते हैं कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें हीनियस क्राइम कहते हैं। तो उन हीनियस क्राइम्स में 3 एस्पेक्ट पे उस बच्चे का साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है कि वेदर ही और शी नोज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम एंड व्हाट इज़ द, यानी क्या उस बच्चे को इस अपराध के परिणाम जानने की योग्यता थी। नंबर 2, उस बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता क्या थी। नंबर 3 कि वो क्या वो बच्चा जिसने अपराध कारित किया वो ये जान सका कि हमने जो अपराध कारित किया उसका ये अंजाम होगा। इन 3 पहलुओं पे को अगर हम इसका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट इस फील्ड में भी रखें तो बच्चों के जिस तरह से अपराध करने की वजह बन रही है, कारण बन रहे हैं, उस पर लगाम लगाया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के कोरोना टीकाकरण को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडल हॉस्पिटल की टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर श्रेया शर्मा ने संगम न्यूज़ से बातचीत के दौरान इन सभी भ्रांतियों को खारिज करते हुए बताया कि शोध और विश्व स्तर के स्वास्थ्य संस्थाएं एवं प्रमाणित कर चुकी हैं कि गर्भवती महिलाएं भी कोविड का टीका लगवा सकती हैं। कोविड का टीका लगवाने से उनके स्वास्थ्य और उनके बच्चे के स्वास्थ्य पर किसी तरह का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। उनका ये भी कहना है कि कोविड वैक्सीन बच्चे और उनकी मां के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और इस टीके से दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कोविड का टीका लगवाने से कुछ महिलाओं को भले ही हल्की फुल्की उल्टियाँ की शिकायत हो, लेकिन ये उनके लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि टीके का एक सकारात्मक प्रभाव है। इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं को इसका टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया शर्मा है। मैं MLN डिविजनल हॉस्पिटल प्रयागराज के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की नोडल अधिकारी हूँ। आज हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड-19 का टीकाकरण कितना सुरक्षित है और क्या उनको ये टीकाकरण करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो जैसे कि अब सब लोग जानते हैं कि जब कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हुआ था तब गर्भवती महिलाओं के लिए टीका मना था, लेकिन अब रिसर्च और भारत सरकार के आदेशों अनुसार ये कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए अलाउ हो गया है। तो गर्भवती महिलाओं को ये टीका अपनी प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम में, उन पूरे 9 महीने में वो कभी भी ले सकती हैं और ये टीका उनको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये टीका उनको और उनके होने वाले बच्चे को कोविड-19 के खतरे से बचाता है। और दूसरे देशों की रिसर्च में पाया गया है कि कोविड-19 की बीमारी से प्रेग्नेंट लेडी का मिसकैरेज हो सकता है। तो ये कोविड-19 का जो वैक्सीन है ये आपको और आपके बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही अहम है। ये टीका आप अपनी प्रेगनेंसी के पहले तिमाही, दूसरे तिमाही, तीसरे तिमाही कभी भी ले सकती हैं। ये टीका लेने पे आपके बच्चे पे कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। इस किसी भी भ्रांति के अंदर आकर आप इस टीकाकरण से बचे नहीं। ये टीकाकरण जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये टीकाकरण होने के बाद बाकी लोगों की तरह हल्का बुखार, कुछ शरीर में दर्द, हाथ में जहाँ पर टीका लगा होगा वहाँ पर दर्द या थोड़ी सी सूजन, चक्कर आना या उल्टी जैसे साइड इफ़ेक्ट फील हो।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए या आपके बच्चे के लिए दुष्प्रभाव डाल रहा है। आपको जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे ही पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की गोली इन सब तकलीफ़ों को दूर करने के लिए खानी है। पैरासीटामोल की गोली गर्भवती महिलाओं के लिए एक सुरक्षित दवाई मानी जाती है, उससे भी आपके बच्चे पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रेग्नेंट लेडी कोविड-19 की चपेट में आ गई है तो अब उसको ये टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए कम से कम 3 महीने तक। और अगर प्रेग्नेंट लेडी के पहली और दूसरी खुराक के बीच में उसको कोविड-19 हो गया है संक्रमण, तो भी उसकी दूसरी खुराक 3 महीने तक रोकी जाएगी। ये 3 महीने आप अपने पॉजिटिव होने की डेट से नहीं गिनेंगे। ये 3 महीने गिने जाते हैं कि जब आप अपने संक्रमण से रिकवर हो गए हैं, उस दिन से 3 महीने तक आप अपना दूसरा टीका नहीं लगवाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहला टीका आपके बच्चे के बर्थ से पहले लिया हो और दूसरे टीके का टाइम आपके बच्चे के बर्थ के बाद आ रहा हो, तो उससे भी आपके दूसरे टीके पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका टाइम है 84 दिन अगर कोविशील्ड का है और 28 दिन अगर कोवैक्सीन का है, तो आपका टीकाकरण उसी टाइम पर होगा जिस टाइम पर नियमित है। बाकी अगर गर्भवती महिला को कभी किसी और वैक्सीन से एलर्जी हुई है, सिर्फ तभी ये टीका मना है, वरना सब महिलाओं को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लेना चाहिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही सुरक्षित टीके हैं, दोनों ही भारत में बने हैं, दोनों ही गर्भवती महिलाओं के लिए मान्य हैं। आपके घर के पास जहाँ भी जिसको जो टीका उपलब्ध हो वो टीका लगवाए और अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे को सुरक्षित करें। रजिस्ट्रेशन के लिए गर्भवती महिलाओं को घर पे पहले से बुकिंग या रजिस्ट्रेशन या अपॉइंटमेंट या स्लॉट बुक करना ज़रूरी नहीं है। वो अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं, ये बताएं कि वो गर्भवती हैं। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा वहाँ के लोग उनको एज गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट वुमेन अपने पोर्टल पे एंट्री करेंगे, तो उससे हम लोग भी जान पाएंगे कि आप एक गर्भवती महिला थी जिसने कोविड-19 का टीका लिया है, और आपको भी आसानी रहेगी क्योंकि आपको किसी भी अपॉइंटमेंट के बुक करने का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आपका ऑन द स्पॉट वॉक इन में रजिस्ट्रेशन होगा और टीकाकरण होगा। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।